हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल इंक्लूसिव एजुकेटर्स में। आज से सीटेट सीडीपी प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम रोजाना 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट के और डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को। और जो बेसिकली हमारा जो टारगेट रहेगा वो क्वेश्चंस में कैसे हम एलिमिनेशन यूज करेंगे और कैसे किन कीवर्ड्स और की पॉइंट्स का ध्यान रखकर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, इन सब चीजों को बेसिकली हम ध्यान से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर है सबसे पहला क्वेश्चन। हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय बेसिकली हमें कीवर्ड्स को ध्यान रखना है, जिससे कि हम क्वेश्चंस को टैकल करें। वही कीवर्ड्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने में और ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में हमें हेल्प करते हैं। चलिए सबसे पहले आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। Which of the following intelligence help people to perceive, express, understand and regulate moods or and feelings of others? यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम दूसरों के भावों को, मनोभावों को, भावनाओं को समझना, देखना, व्यक्त करना एवं नियंत्रित करना, इसमें हेल्प करती है। ऐसे कौन सी इंटेलिजेंस है? अगर हम म्यूजिकल इंटेलिजेंस की बात करें तो इसमें जो भी पर्सन है वो म्यूजिक के प्रति या फिर उसके लिए सेंसिटिव होता है, उससे संबंधित टोन, जो भी टर्म्स हैं जैसे म्यूजिकल टोन हो गई, रिदम हो गया या मेलोडी हो गई, कोई भी म्यूजिक रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं उनको चीजों को बेहतर समझ पाते हैं, वो म्यूजिकल के अंदर आते हैं। नेचुरलिस्टिक, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है कि वो पर्सन जो होगा वो इन्वायरमेंट को, नेचर से रिलेटेड वो जुड़ा होगा, उसको ज्यादा समझ होगी, फ्लोरा फोना इन सब चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी रखते होंगे, प्रकृति से संबंधित है। फिर है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल का मतलब होता है वे लोग जो दूसरों से बातचीत अच्छे से कर पाते हैं, इंटरैक्ट कर पाते हैं या फिर उनकी भावनाओं को समझ पाते हैं, ऐसे ही दूसरों से एक बॉन्ड रिलेशनशिप अच्छा कर पाते हैं। ये आता है हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में। नेक्स्ट है लॉजिकल मैथमेटिकल। ये जैसे नाम से आप समझ पा रहे हैं मैथ रिलेटेड है। इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, मैथ से रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। तर्क, लॉजिक्स, इनकी बात करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी ऐसी इंटेलिजेंस है जिसमें सामने वाला, मतलब जो पर्सन है वो सामने वालों की फीलिंग्स को समझ पाए, एक्सप्रेस कर पाए, रेगुलेट कर पाए। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इस हार्ड गार्डनर ने इंटेलिजेंस को एक टाइप से डिस्क्राइब किया था, उनमें से 4 ये टाइप्स ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है A child first experience as well as expectations of what it means to be a girl or a boy comes from। कि बच्चे का पहला अनुभव, सबसे पहली बात कर रहे हैं क्वेश्चन में समझना है हमें, पहला अनुभव इसकी बात की जा रही है। इसमें पूछा जा रहा है कि मतलब किसके थ्रू वो कि लड़के होने का या लड़की होने का क्या मतलब है, इसको समझ पाते हैं और इससे क्या उनसे एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं, इससे वो समझने मतलब समझते हैं। तो किसके थ्रू समझते हैं? नेबरहुड, फैमिली, मीडिया या फिर रिलेटिव्स। तो जब पहली बात कर रहे हैं, क्वेश्चन सबसे पहले बोल ही रहा है आपको, आप समझेंगे कीवर्ड है यहाँ पर फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो बच्चे का फर्स्ट स्कूल ऑफ सोशलाइजेशन कह सकते हैं, सबसे पहले वो कहाँ इंटरेक्ट करता है? अपनी फैमिली के साथ करता है। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस उसका किसके साथ होगा? फैमिली का। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? फैमिली। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि रचनात्मक या रूपात्मक मूल्यांकन की आवश्यक विशेषता क्या है, हमें बतानी है। अच्छा, 2 तरीके की असेसमेंट होती है, एक होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट और दूसरी होती है समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट बेसिकली ये पूरे लर्निंग प्रोसेस के ड्यूरेशन में चलती रहती है, टाइम टू टाइम। ये बेसिकली हेल्प करती है हमें फीडबैक्स में, लर्निंग गैप्स को समझने में और कैसे हम लर्निंग और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और इम्प्रूव कर सकते हैं, इसमें हेल्प करती है बेसिकली। लेकिन जो समेटिव असेसमेंट होती है ये टर्म एंड में होती है। ये बेसिकली जितना हमने पढ़ाया या जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसका क्या आउटकम निकला, क्या हमने चीज़ों को अचीव किया नहीं किया, बेसिकली इसको रिफ्लेक्ट करती है ऐसे, यानी कि समेटिव असेसमेंट। तो चलते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ वापस। तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या फॉर्मेटिव असेसमेंट के एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आगे सबसे पहला ऑप्शन है क्लैरिफिकेशन ऑफ असेसमेंट क्राइटेरिया टू द लर्नर्स, यानी कि बच्चों को हम मतलब बताएं कि क्या हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या चीजें हम उनसे मतलब क्या उनके लर्निंग एक्सपेक्टेशंस हैं टीचर्स की, मतलब बच्चों के प्रति। तो इससे बच्चों को अवगत कराया जाए। नेक्स्ट है टू फोकस ऑन क्वांटिटेटिव मीन्स टू अचीव ऑब्जेक्टिविटी।
हमें क्वांटिटेटिव की जब बात करी जाए, जब भी आपको दिखे क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिविटी या जो भी हमने लक्ष्य बनाए या गोल्स थे हमारे, उनके बारे में वस्तुनिष्ठता की बात करी जा रही है। यहाँ पर जो बात क्वेश्चन मतलब रिफ्लेक्ट कर रहा है वो समेटिव असेसमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं समेटिव असेसमेंट में कि क्या हमने ऑब्जेक्टिव्स जो भी थे उसको अचीव किया या नहीं किया। थर्ड है टू असाइन रिलेटिव रैंक्स एंड पोजीशन टू लर्नर। जब टर्म एंड एग्जाम होते हैं उसके बेसिस पर ही हम रैंक्स और पोजीशंस को डिटरमाइन कर पाते हैं। बेसिकली ये वैसे तो नेगेटिव वर्ड है, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं समेटिव असेसमेंट का ही पार्ट है। फोर्थ ऑप्शन है कि टेस्ट इन एग्जाम एट द एंड ऑफ ईयर। सिंपल कि समेटिव असेसमेंट का मतलब ये है कि हम एंड ऑफ द टर्म एग्जाम्स या फिर पूरे साल के अंत में जो भी हम उसका असेसमेंट कर रहे हैं वो किस में आता है, समेटिव असेसमेंट में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो है फर्स्ट, क्लैरिफिकेशन ऑफ असेसमेंट क्राइटेरिया टू द लर्नर, यानी कि बच्चों को उनके मूल्यांकन के मानदंडों को बताना कि किस किस बेसिस पे आपको असेस किया जाना है या आपकी मतलब आपके प्रति हमारा क्या एक्सपेक्टेशंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है डिस्ग्राफिया इज अ। यहाँ पर हिंदी देखिए काफी टिपिकल है, लेखन वैकल्य। जब भी आप अगर हिंदी में अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो एक बार मैं जरूर कहूंगी कि आप क्वेश्चंस को इंग्लिश में जरूर पढ़ें। कई बार हिंदी के कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज ये यूज कर रहे हैं जो हमें कई बार नहीं समझ में आती हैं। कई अगर आपको सिंपल अगर मैं यहाँ लेखन वैकल्य दे देती तो शायद मे बी आप भी कंफ्यूज हो जाते। कई लोग काफी समझ पा रहे होंगे, लेकिन कईयों के लिए एक टर्म काफी मुश्किल भी हो सकती है और ऐसी टर्म भी हो सकती है जिससे वो अवगत ना हो। तो डिस्ग्राफिया का मतलब है लेखन वैकल्य, यानी कि डिस्ग्राफिया किस में आती है हम इनमें से देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फिजिकल डिसेबिलिटी, नेक्स्ट है लर्निंग डिसेबिलिटी एंड थर्ड न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, फोर्थ है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। डिस्ग्राफिया बेसिकली एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। अब इसमें एक चीज आप थोड़ा सा ट्रिक क्या यूज की गई है हमें मतलब क्वेश्चंस को कंफ्यूज करने के लिए, यहाँ पर लर्निंग डिसेबिलिटी भी ऑप्शन में दिया हुआ है और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। बेसिकली जो लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का ही पार्ट है, लेकिन जो डिस्ग्राफिया है वो एक लर्निंग डिसेबिलिटी का टाइप है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड। अदरवाइज अगर लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं होता ऑप्शन में तो हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर पर भी टिक कर सकते थे, लेकिन क्योंकि सबसे नियरेस्ट और जो बेस्ट है एग्जाम्पल वो दिया हुआ है, इसलिए हम बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे जो कि है लर्निंग डिसेबिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। अ टीचर शुड केटर टू डैश नीड्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। एक शिक्षक को प्रतिभाशाली बच्चों की जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। किन जरूरतों को ध्यान रखना चाहिए हम उनको देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कॉग्निटिव एंड सोशल, नेक्स्ट है कॉग्निटिव सोशल एंड इमोशनल, थर्ड है कॉग्निटिव, फोर्थ है कॉग्निटिव एंड इमोशनल। आपको मीनिंग तो पता है, कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञानात्मक, यानी कि ये सारा इंटेलेक्चुअल रिलेटेड है, लॉजिक से रिलेटेड है। ठीक है, सोशल में सोशलाइजेशन की बात की जा रही है। अब क्योंकि बात कर रहे हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन इन द क्लासरूम के बच्चों में जो भी क्लासरूम के अंदर प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी किन जरूरतों को केटर करना चाहिए बीइंग अ टीचर, तो हमें बच्चों के सभी एक्सपेक्ट्स को टारगेट करना है। मतलब जो भी लर्निंग के जितने भी डोमेन्स हैं हम सभी डोमेन्स को कवर करेंगे। यानी कि गिफ्टेड बच्चा है, जनरल कोई भी बच्चा है क्लासरूम के अंदर, तो टीचर का काम है कि उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट को इंश्योर करना, यानी कि इसमें सोशल भी आएगा, कॉग्निटिव भी आएगा, इमोशनल भी आएगा, फिजिकल भी आएगा एंड अदर और एक्सपेक्ट्स को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो बेस्ट जो ऑप्शन है वो है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ पेडागोजिकल अप्रोचेस टू टीच स्टूडेंट विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज। इसमें हम किन शैक्षणिक दृष्टिकोण यानी कौन सी एजुकेशनल चीजों का यूज करेंगे, अप्रोचेस का यूज करेंगे क्लासरूम के अंदर किनको टीच करने के लिए, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों को। सबसे पहले आप एक चीज ध्यान देंगे कि कई बार कंफ्यूजन के वजह से बच्चे इन ऑप्शंस को ही समझ के टिक करके आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, ऑप्शन बेसिकली ये वाले हैं जो नीचे दिए हुए हैं, ये है ऑप्शंस। कई बार कंफ्यूजन में हम क्या करते हैं, हम इनको ऑप्शन समझ लेते हैं और इनके बेसिस पर टिक कर आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, हड़बड़ाहट में हमें हमें ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है और आंसर्स जो हमें चूज करने हैं वो इनमें से होंगे। सबसे पहला है यूज ऑफ मल्टी सेंसरी स्ट्रेटेजीज।
कभी भी क्लासरूम के अंदर हम बेसिकली, चाहे वो लर्निंग डिसेबिलिटी वाला बच्चा हो या रेगुलर बच्चा हो, कोई भी बच्चा है, अगर हम क्लासरूम के अंदर मल्टी सेंसरी टीचिंग स्ट्रेटजीज का यूज करेंगे तो वो बेस्ट हो जाता है, यानी कि ये ऑप्शन तो मस्ट है। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइज लर्निंग गोल्स। अब स्टैंडर्डाइज लर्निंग गोल्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली हम इसके अंदर स्टूडेंट्स, मतलब जो भी बच्चे हैं, उनको एक सेट ऑफ लर्निंग गोल दे देते हैं कि पर्टिकुलर क्लास के बच्चे या पर्टिकुलर एज के बच्चे को इतना आना ही चाहिए। हम यहाँ पर स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सूट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। फ्लेक्सिबल एंड सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन, मतलब जो भी हमारा करिकुलम है, जो भी हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसको हमें लचीला बनाना है, फ्लेक्सिबल बनाना है और उसको सीक्वेंस में बनाना है कि पहले हम ये सिखाएंगे देन ये सिखाएंगे, एक सीक्वेंस मेंटेन करना है। ये भी ऑप्शन अच्छा लग रहा है, यानी कि सही है। नेक्स्ट है ब्रेकिंग डाउन टास्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स। बहुत अच्छा है कि किसी भी काम को अगर हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दें और तब सिखाएं, तो ये बच्चे को सीखने में बहुत हेल्प करता है, स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों की, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को लेने में इनको प्रॉब्लम होती है। तो ये भी एक काफी अच्छा पेडागोजिकल इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, अप्रोच हो जाएगी। तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट, जिसमें फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आने वाले हैं। तो आप सभी को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यानी कि स्वलीन क्रम विकार, हिंदी में इसका देखिए काफी टिपिकल वर्ड दिया हुआ है, स्वलीन क्रम विकार। स्वलीनता भी कई बार लिख के आएगा, स्वलीन इस तरीके से आएगा, तो आप प्रेफर करें कि आप दो, कई बार जब आपको क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो तो प्रेफर करें कि इंग्लिश में भी एक बार क्वेश्चन को जरूर रीड करें। चलिए, तो क्या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के कंटेक्स्ट में सही है, हम वो देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है, इट इज प्राइमरली द एबिलिटी टू हियर दैट इज अफेक्टेड इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। यहाँ कह रहे हैं कि सबसे पहले स्वालीन में, मतलब स्वालीनता वाले बच्चे में सुनने की क्षमता प्रभावित होती है। ऐसा नहीं है सुनने की क्षमता प्रभावित नहीं होती, लेकिन कहीं कहीं सेंसरी हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा ही एक्सपोजर ले रहे हैं या उनको साउंड से काफी प्रॉब्लम भी होती है, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन विथ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एग्जिबिट अ प्रेफरेंस फॉर न्यू स्टिमुलाई एवरी डे, यानी कि जो भी ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनको नई नई स्टिमुलेशंस को, यानी नई नई उत्तेजनाओं को, मतलब वो उनको प्रेफर करते नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो न्यू स्टिमुलेशन से घबराते हैं, परेशान हो जाते हैं, जो कि उनकी अगर कभी भी रूटीन्स में या कभी कोई उनका डेली रूटीन है, अगर उसमें कुछ नया चेंज होता है तो उससे बच्चों को काफी परेशानी होती है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन विथ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हैव एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल बट वेरी पुअर मेमोरी। नहीं, यहाँ पर है कि उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा, ऐसा नहीं होता। ऑटिज्म में बेसिकली जो बच्चे हैं उनका 3 एरियाज ज्यादा इफेक्टेड होते हैं, जो कि है सोशलाइजेशन, कम्युनिकेशन एंड रेपिटेटिव बिहेवियर्स। ये 3 एरियाज मेन डेफिशिट्स रहते हैं, तो यानी कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उनके अंदर एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती है। नेक्स्ट है, सेंसरी इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन हेल्प चिल्ड्रन विथ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, क्योंकि यहाँ पर सेंसेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, बच्चे हाइपर एक्टिविटी या हाइपो एक्टिविटी देखने को मिलती है सेंसेस में, तो कहीं ना कहीं इसमें सेंसरी इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन बच्चों के साथ काम करने में उनको काफी हेल्प करती है। तो ऑप्शन ये रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। वाइल टीचिंग इन इंक्लूसिव सेटअप इट इज इम्पॉर्टेंट दैट टीचर्स, इंक्लूसिव सेटअप की जब भी बात करें तो क्या इंपॉर्टेंट रहता है? सबसे पहले है, अंडरस्टैंड स्पेशल चिल्ड्रन एज नीडी एंड डिपेंडेंट ऑन अदर्स। ये कह रहे हैं कि मतलब टीचर को ये समझना है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको, मतलब ज्यादा मतलब ज्यादा जरूरतमंद है या उनकी निर्भरता औरों पर ज्यादा है, ऐसा है, ये समझने की जरूरत है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। बेसिकली ये कहीं ना कहीं बायसनेस को दिखा रहा है कि भाई बच्चे बिल्कुल डिपेंडेंट होते हैं, ऐसा नहीं है। कई बार वो डिपेंडेंट नहीं होते हैं, हाँ उनको थोड़े सपोर्ट की जरूरत होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो टोटली डिपेंडेंट रहते हैं। नेक्स्ट है, फॉलो सेम करिकुलम एंड यूनिफॉर्म पेडागोजी ऑफ ऑल लर्नर्स, यानी कि सभी विद्यार्थी या शिक्षार्थियों के लिए सामान्य पाठ्यक्रम या सामान्य शिक्षा शास्त्र का पालन करना। नहीं, क्योंकि जब भी हम इंक्लूजन की बात करते हैं तो वहां पर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस की बात होती है।
कि हर बच्चे के लिए उसकी समझ के या उसकी नीड्स के बेसिस पे हम इंस्ट्रक्शंस दें ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा उससे बेनिफिट ले सके। थर्ड ऑप्शन है सी डाइवर्सिटी एज एन ऑब्स्टिकल टू इफेक्टिव टीचिंग। देखिए ऑब्स्टिकल की बात कर रहे हैं, डाइवर्सिटी को ऑब्स्टिकल की तरह लेना यानी कि ये बहुत नेगेटिव वर्ड है, तो ये तो बिल्कुल इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिव सेटअप के विपरीत बात कर रहा है। फिर फोर्थ ऑप्शन है continuously examine their own implicit and pre-convinced bias, यानी कि अपने कुछ जो धारणाएं हैं हमारी टीचर की किसी भी चीज को लेकर, तो उनको टाइम टू टाइम हम उसको क्या करें, उसको जांच करते रहें और उसमें सुधार करते रहें। अगर कई बार अगर वो इंटरप्ट कर भी रही है तो उसमें टाइमली हम उसको क्या करते रहें, एग्जामिन करते रहें, ताकि इससे बच्चे की लर्निंग पर कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। तो बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, फोर्थ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। असर्शन है कि टीचर शुड इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर टू क्रिएट प्रिंट रिच एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम, यानी कि टीचर्स को वैरायटी ऑफ लिटरेचर क्लासरूम में रखना चाहिए जिससे कि क्लासरूम कैसी बन सके, प्रिंट रिच बन सके, यानी कि हिंदी में इसका शब्द है मुद्रण समृद्ध वातावरण ऐसा बन सके। तो टीचर इसके लिए क्लासरूम में ज्यादा से ज्यादा लिटरेचर यानी बाल साहित्य शामिल करे। ये एक अभिकथन है। अब इसका रीजन क्या है समझ लेते हैं। क्लासरूम रिच इन लिटरेसी मटेरियल एंड लिटरेसी एक्सपीरियंसेस आर सेंट्रल टू इफेक्टिव लर्निंग। अगर क्लासरूम में साक्षरता सामग्री होगी और साक्षरता अनुभवों से समृद्ध होगी अगर क्लासरूम हमारी, तो उसमें वो ज्यादा इफेक्टिव होगी किसके लिए, लर्निंग के लिए। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स कैसी हैं, सही हैं। जब हम दोनों स्टेटमेंट चेक कर लें कि वो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं, यानी असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, फिर हम ये चेक करते हैं कि क्या वो दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं या एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, उसको समझते हैं। कि अब हम दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके पढ़ेंगे साथ में, ताकि अभी हमने ये चेक कर लिया कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है यानी कि सच है। अब बात करते हैं दोनों ही सही हैं, इसके बाद क्या दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। अगर कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं तो हमारा ऑप्शन रहेगा थर्ड, यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये ऑप्शन रहेगा अगर दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। अदरवाइज ऑप्शन फोर्थ रहेगा, क्योंकि हमने चेक कर चुके हैं कि दोनों ही सही हैं, तो यानी कि ये फर्स्ट और सेकंड तो अपने आप में हट जाता है। चलिए अब देख लेते हैं क्या एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। टीचर शुड इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर टू क्रिएट प्रिंट रिच एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम बिकॉज, या फिर कुछ भी ऐसा टर्म हम यूज कर सकते हैं, बिकॉज क्लासरूम रिच इन लिटरेसी मटेरियल एंड लिटरेसी एक्सपीरियंसेस आर सेंट्रल टू इफेक्टिव लर्निंग। अगर क्लासरूम में टीचर ने प्रिंट रिच एनवायरनमेंट बनाने के लिए क्लासरूम में चिल्ड्रंस लिटरेचर यानी बाल साहित्य को इंक्लूड किया, जिससे क्या हुआ, मतलब क्यों किया, इसका रीजन है कि क्लासरूम में जितना ज्यादा लिटरेसी मटेरियल होगा, जितना ज्यादा लिटरेसी एक्सपीरियंसेस होंगे, वो उतना ज्यादा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाएगा। तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं ये स्टेटमेंट्स, यानी कि ऑप्शन हम थर्ड की तरफ चले जाएंगे। अगर इनमें से वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करती तो हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ को चुनते, लेकिन वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, एक दूसरे को पूरक बना रही हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। In order to facilitate student learning in a progressive classroom, a teacher should emphasize on the practice of। जब भी हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो एक शिक्षक को किस चीज़ पर बल देना चाहिए। सबसे पहले है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, यानी कि खुद से बच्चा अपनी चीज़ों को, लर्निंग को रिफ्लेक्ट कर सके। हाँ बिल्कुल, प्रोग्रेसिव क्लासरूम का बहुत बेस्ट ये की फंक्शन है कि बच्चा अपनी चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर सके। नेक्स्ट है ओबीडियंट लिसनिंग। ओबीडियंट लिसनिंग का मतलब है पैसिव लिसनिंग, यानी कि जो टीचर पढ़ा रहा है, क्लासरूम में बता रहा है, बस उसको सुन लेना। तो ये प्रोग्रेसिव क्लासरूम का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट है बिहेवियर कंडीशनिंग। बिहेवियर कंडीशनिंग का मतलब है किसी भी चीज़ को इतनी बार प्रैक्टिस करा देना, या बार बार उस चीज़ से बच्चा इतना बार उसको प्रैक्टिस कर चुका हो कि उसको वो चीज़ रट जाए, यानी कि यहाँ पर रोट लर्निंग की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी नहीं होगा ऑप्शन। नेक्स्ट है पैसिव रेप्लिकेशन, यानी कि निष्क्रिय रूप से प्रतिकृति, यानी कि बच्चा बस जो भी चीज़ें उसको समझ एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बल्कि बस पैसिवली उस चीज़ को रेप्लिकेट कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यानी इसका बेस्ट ऑप्शन है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, यानी कि बच्चा अपनी चीज़ों के प्रति चिंतनशील सोच को प्रकट कर सके और उसमें चीज़ों को बेहतर करने की ट्राई कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा बड़ा है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे।
सीइंग रमन अ 4th ग्रेड स्टूडेंट स्टक ऑन अ क्वेश्चन। एक चौथी क्लास का बच्चा है रमन, जो कि एक किसी क्वेश्चन में अटक जाता है। अब अटकने के बाद क्या होता है, रमन जो कि चौथी क्लास का बच्चा है, वो किसी क्वेश्चन में अटक गया है, तो हिज टीचर आस्क हिम टू ट्राई द सॉल्यूशन बाय स्पीकिंग व्हाट इज गोइंग ऑन हिज माइंड। यानी कि टीचर क्या बोलता है कि जो भी आप सॉल्यूशन कर रहे हो उसको क्या करो, आप बोल बोल के करो, मतलब जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उस चीज को बोलो। सच वर्बलाइजेशन इज लाइकली टू बी। ऐसी वर्बलाइजेशन यानी ऐसी मौखिकरण को क्या हम बोलते हैं, या क्या इसका मतलब क्या ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। चलिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को देख लेते हैं। सपोर्टिव ओनली फॉर स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी बिकॉज दे हैव डिफिकल्टी इन ऑडिटरी प्रोसेसिंग। यानी कि ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये चीज जो है, मतलब बोलकर करना, ये सिर्फ सिर्फ सपोर्ट करती है लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों को, तो बिल्कुल नहीं। ओनली की बात हो रही है, हर तरह के बच्चों को सपोर्ट करती है लर्निंग के लिए, तो ये ऑप्शन वैसे ही हट जाएगा। नेक्स्ट है अनप्रोडक्टिव बिकॉज लैंग्वेज एंड थॉट आर नॉट रिलेटेड। ये कह रहा है अनुत्पादक है, किसी कोई भी इसका प्रोडक्टिविटी नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज और थॉट का कोई रिलेशन आपस में नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, लैंग्वेज और थॉट का आपस में रिलेशन है। जो लैंग्वेज हम प्रोसेस कर रहे हैं वो थॉट के थ्रू ही, जो भी हम थॉट प्रोसेस करते हैं वो लैंग्वेज के थ्रू ही हम एक्सप्रेस करते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्यूटाइल बिकॉज लैंग्वेज हिंडर्स थॉट प्रोसेस। ये कह रहा है बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि बच्चों की जो भाषा है वो थॉट प्रोसेस को हिंडर करती है, यानी कि बाधा उत्पन्न करती है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो फैसिलिटेट करती है। फोर्थ ऑप्शन की तरफ चलते हैं। हेल्पफुल बिकॉज लैंग्वेज फैसिलिटेट थॉट प्रोसेस। बिल्कुल सही है, लैंग्वेज क्या है, फैसिलिटेट कर रही है थॉट प्रोसेस को, यानी कि जो भी बच्चा है उसको, जो भी वो सोच रहा है उस चीज को लैंग्वेज के थ्रू क्या करता है, वो एक्सप्रेस कर पाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ टीचर हु बिलीव्स इन कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी वुड। ऐसा टीचर जो कि रचनावादी शिक्षा शास्त्र में बिलीव रखता हो, मतलब उसका विश्वास है, तो उसके लिए क्या आवश्यक है। सबसे पहला ऑप्शन है प्रमोट हाई लेवल ऑफ वर्बल इंस्ट्रक्शन एज प्राइमरी पेडागोजी। यानी कि उच्च स्तर के मौखिक निर्देशों, यानी कि वो वर्बल मौखिक निर्देशों को प्राइमरी पेडागोजिकल प्रोसेस मानता है, उसको प्रमोट करता है। नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी के अंदर हम बच्चों को फैसिलिटेट करते हैं ताकि वो कंस्ट्रक्ट कर सके अपनी नॉलेज को। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रमोट एबिलिटी ग्रुपिंग। बिल्कुल गलत वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, आप यहीं से इसको डिडक्ट कर सकते हैं। एबिलिटी ग्रुपिंग सबसे नेगेटिव है कि हम बच्चों को उनकी योग्यता के हिसाब से अलग अलग ग्रुपिंग में बांट दें, बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसा। इससे क्या होता है, बच्चा चीज़ों को नहीं सीख पाता यहाँ पर। अब क्योंकि अगर सपोज एक बच्चा है क्लासरूम के अंदर, कई सारे तरीके के बच्चे हैं, अलग अलग एबिलिटीज के बच्चे हैं, अगर हम ऐसा करें कि सिर्फ जिनको मैथ्स नहीं आती है उनको एक साथ बैठा दें, या जो हिंदी कम पढ़ पाते हैं उनको एक साथ बैठा दें, या फिर कह सकते हैं जिनकी जो कि एकेडमिकली काफी अच्छा कर रहे हैं उनको एक साथ बैठा दें, तो इससे क्या हमने एबिलिटी ग्रुपिंग कर दी। अब उसमें क्या बच्चे एक दूसरे से बेनिफिट नहीं ले पाते, एक दूसरे की लर्निंग में सपोर्ट नहीं दे सकते। कोई बच्चा किसी चीज में अच्छा हो सकता है, दूसरा बच्चा किसी और चीज में अच्छा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं क्लासरूम के अंदर जब हम कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रोसेस की बात करते हैं, वो एक दूसरे की हेल्प से बच्चे सीखते हैं, पीयर ग्रुपिंग की हेल्प से वो सीख पाते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड है अवॉइड कनेक्टिंग कंटेंट टू रियल वर्ल्ड। यानी कि रियल वास्तविक दुनिया से उसके जो भी क्लासरूम में पढ़ रहा है उसको जोड़ना, इससे अवॉइड करता है। नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी के अंदर हम उसको जोड़ते हैं, जो भी क्लासरूम एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस है उसको बाहर के वर्ल्ड से, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अवॉइड जजमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स सोनली ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड। हाँ, ये ठीक ऑप्शन है, यानी कि हम अवॉइड करें जजमेंट्स को, किसके बेसिस पर, सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड, के बच्चे का सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है, उसका सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी है, उसके आधार पर बच्चों को अवॉइड करें हम उनके बेसिस पे निर्णय लेना, तो ये बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ लर्निंग इम्प्लाइज दैट द स्टूडेंट, यानी शिक्षार्थियों की सक्रिय संलग्नता का तात्पर्य है कि, मतलब कि बच्चा एक्टिवली एंगेज हो क्लासरूम में, उससे क्या मतलब है। एक्टिवली वैल्यू मार्क्स एंड कंपटीशन, ये एक्टिव एंगेजमेंट वैल्यू करती है मार्क्स और कंपटीशन को, नहीं, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है कंसिडर टेक्स्ट बुक एज अ सोल सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी कि सिर्फ टेक्स्ट बुक में ही सारी नॉलेज है, सारा कंटेंट है, वही एक सोल सोर्स है, यानी कि एकमात्र सॉल्यूशन है, एकमात्र स्रोत है लर्निंग का, तो बिल्कुल नहीं। इंक्वायर एक्सप्लोर एंड क्वेश्चन,
यानी कि एक्टिव एंगेजमेंट में हम बच्चे को एक्सप्लोर करने का मौका देते हैं, इंक्वायर करने का मौका देते हैं और क्वेश्चनिंग को प्रमोट करते हैं। तो ये ऑप्शन सही है। एक बार हम फोर्थ को भी देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन है रोट मेमोराइज फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन, यानी किसी भी इंफॉर्मेशन को, फैक्ट्स को हम सिर्फ रोट मेमोरी के थ्रू हम उसको सिर्फ रट रहे हैं, सीख रहे हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक्टिव एंगेजमेंट में बच्चा अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, ना कि रोट मेमोराइजेशन करता है। तो ऑप्शन फोर्थ थर्ड इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14th क्वेश्चन देख लेते हैं। राधा रीजन्स क्लोथ ड्राई फास्टर इन द सन देन इन द शेड, सो द सन इज हेल्पिंग देम टू ड्राई, सी इज शोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ। राधा तर्क देती है कि जो कपड़े हैं वो छाया की तुलना में धूप में जल्दी सूखते हैं, इसलिए धूप उन्हें सुखाने में मदद कर रही है। तो यहाँ पर वो बात कर रही है कि सन की हेल्प से कपड़े जल्दी ड्राई हो रहे हैं। तो अब क्या बेस्ट ऑप्शन है हम देख लेते हैं। डिसेंट्रेशन। डिसेंट्रेशन का मतलब होता है कि हम किसी भी सिचुएशन, किसी भी स्टेटमेंट को डिफरेंटली, मतलब उसके मल्टीपल एस्पेक्ट को समझें। तो यहाँ पर मल्टीपल एस्पेक्ट्स की बात नहीं हो रही है, तो डिसेंट्रेशन ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है एनिमिज्म। इसमें क्या होता है, जो कि जिनमें जान नहीं होती, निर्जीव चीजें हैं, उसको भी हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं, एज अ लिविंग थिंग्स। तो उसको ऐसा भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। ऑप्शन सेकेंड भी गलत है। थर्ड है कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब कि सनलाइट की हेल्प से कपड़े जल्दी सूख रहे हैं, तो रीजन और इफेक्ट दोनों को समझ पा रही है वो। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। फोर्थ भी देख लेते हैं। रिवर्सिबल थिंकिंग, यानी कि एक किसी भी एस्पेक्ट के रिवर्सिबल चीजों को समझ पाना, रिवर्स ऑपरेशन को समझ पाना रिवर्सिबल थिंकिंग होती है। तो यहाँ पर ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। दो तरीके की मोटिवेशन होती है, इंट्रिंसिक और एक्सटर्नल मोटिवेशन। आंतरिक अभिप्रेरणा का क्या उदाहरण है, सबसे पहले समझ ऑप्शन देख लेते हैं। प्लेइंग अ स्पोर्ट फॉर पर्सनल इंजॉयमेंट, किसी भी गेम को खेलना अपनी पर्सनल इंजॉयमेंट के लिए। हाँ, तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन कि मेरे को प्लेजर मिल रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं खेल रही हूँ। तो ये ऑप्शन हो सकता है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। कंप्लीटिंग अ होमवर्क टू अवॉइड बीइंग स्कोल्डेड बाय पेरेंट्स, मतलब काम को जल्दी खत्म कर देना ताकि पेरेंट्स के थ्रू हमें डांट ना मिले, यानी हमें डांट ना पड़े। तो ये कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फैक्टर है, तो ये भी नहीं होगा। स्टडिंग फॉर अ टेस्ट टू गेट गुड ग्रेड्स, पढ़ना है क्योंकि हमें अच्छे नंबर आ जाएं, ये भी कहीं ना कहीं एक्सटर्नल इफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है प्लेइंग अ गेम फॉर द प्राइज मनी, कोई गेम खेल रहे हैं प्राइज मनी के लिए, तो ये भी एक्सटर्नल मोटिवेशन है। ये भी हम रिवॉर्ड के लिए बात कर रहे हैं, तो ये भी एग्जाम्पल नहीं होगा इंटरेस्टिंग मोटिवेशन का। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लेइंग अ स्पोर्ट फॉर पर्सनल इंजॉयमेंट, कोई भी गेम खेलना जो कि व्यक्तिगत आनंद को प्रेरित करे या उसके लिए खेल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। चलिए सबसे पहले हम असेशन पढ़ लेते हैं, अभी कथन पढ़ लेते हैं कि टीचर हु बिलीव इन कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी शुड प्रोवाइड अ लॉट ऑफ मटेरियल टू द चिल्ड्रन, यानी कि जो भी टीचर ऐसी हैं जो कि रचनावादी शिक्षा शास्त्र में बिलीव रखती हैं, वो बच्चों को ढेर सारी सामग्री दें, मतलब उनके सीखने के लिए। ये जो स्टेटमेंट है अपने आप में सही है कि जितना भी हम बच्चों को मटेरियल देंगे वो लर्निंग को हेल्प करेगा, वो खुद से चीज़ों को सीख पाएंगे। ठीक है ये स्टेटमेंट। रीजन क्या है, पर रीजन देख लेते हैं। यंग चिल्ड्रन डिपेंड सोली ऑन वर्बल इंस्ट्रक्शन एंड लेक्चर फॉर मीनिंगफुल लर्निंग, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं, यंग लर्नर्स हैं, वो सिर्फ वर्बल इंस्ट्रक्शंस पर ही डिपेंड करते हैं, उनको लेक्चर मेथड के थ्रू ही समझ में आता है। ये रीजन कह रहा है, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। छोटे बच्चे भी, बल्कि यंग लर्नर्स और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाते हैं लर्निंग को कंस्ट्रक्ट करने में। तो ऐसा नहीं है, रीजन गलत हो गया। जब एक स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है, तो हम जाएंगे कि फर्स्ट ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अगर दोनों स्टेटमेंट सही होती तब हम कॉम्प्लीमेंट की तरफ चलते, अदरवाइज अभी फर्स्ट स्टेटमेंट यानी असर्शन ही सही है, तो हम ऑप्शन नंबर 1 की तरफ चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। अवॉइडिंग द अपीयरेंस ऑफ लो एबिलिटी इन फ्रंट ऑफ पीयर्स टीचर्स एन एग्जाम्पल ऑफ, कि साथियों और शिक्षकों के सामने कम योग्यता की उपस्थिति से बचना एक उदाहरण है। कि मतलब हम जो अपनी परफॉर्मेंस है वो अच्छी उससे अवॉइड कर रहे हैं रिफ्लेक्ट करने से, या फिर कह सकते हैं परफॉर्म करने से, ताकि कुछ गलत या पुअर परफॉर्मेंस ना रहे। तो उसके लिए क्या, मतलब कौन सा गोल के अंदर आता है, वो सबसे पहला है टास्क इन्वॉल्व गोल्स। टास्क इन्वॉल्व गोल्स का मतलब होता है बेसिकली ये किसी भी टास्क को कंप्लीट करना या उसमें एंगेज होना, उससे रिलेटेड है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा।
परफॉर्मेंस अवॉइडेंस गोल, यहाँ पर हम लो एबिलिटी से बचने के लिए वो कर रहा है, तो अवॉइड कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है। बाकी भी ऑप्शन देख लेते हैं। मास्टरी गोल्स यानी कि किसी भी काम को इसलिए करा जा रहा है ताकि उसमें हम महारत हासिल कर सके, तो ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पर भी। फोर्थ ऑप्शन है परफॉर्मेंस अप्रोच गोल, यानी कि प्रदर्शन दृष्टिकोण लक्ष्य का, यानी हम कोई भी टास्क है, कोई भी गोल इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं ताकि हम उसमें सुपीरियर परफॉर्मेंस ला सके, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी नहीं है। यहाँ पर बल्कि लो एबिलिटी को हम अवॉइड कर रहे हैं उसको अपेयर होने से, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव वे टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम, इनमें से क्या इफेक्टिव वे है प्रमोट करना क्लासरूम के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को, इसमें से क्या हो सकता है, ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले इनकरेजिंग स्टूडेंट टू थिंक इंडिपेंडेंटली एंड क्वेश्चनिंग अजम्पशंस, यानी कि हम बच्चों को मौका दे रहे हैं स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए और किसी भी धारणा या किसी भी चीज़ के बारे में हम उसको क्वेश्चन कर सकते हैं, इसके लिए हम उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट कर रहा है। यस, ये प्रमोट कर रहा है। इसके अलावा भी हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद अ सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड आंसर टू चूज फ्रॉम, कि बच्चों को पहले से हमने क्या कर दिया, कुछ प्री डिटरमाइंड आंसर्स दे दिए कि इन्हीं में से आपको ढूंढना है, तो ये कहीं ना कहीं क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम बच्चों की एक्सप्लोरेशंस को, या बच्चा ज़्यादा एक्सप्लोर ना कर पाए उसको बहुत लिमिटेड दे रहे हैं चीज़ें करने के लिए, तो ये नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है इनकरेजिंग रोट मेमोराइजेशन, बिल्कुल नहीं, एक नेगेटिव वर्ड है, रोट मेमोराइजेशन को प्रमोट करना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर थर्ड भी गलत है। फोर्थ है डिस्करेजिंग स्टूडेंट फ्रॉम आस्किंग क्वेश्चन, कि बच्चों को हम क्वेश्चन पूछने के लिए प्रमोट ही ना करें, तो डिस्करेज करें, बिल्कुल नहीं, हमें बल्कि प्रमोट करना है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें अपनी चीज़ों को, सवाल जितना ज़्यादा बच्चा सवाल करेगा इसका मतलब बच्चा उतना ज़्यादा उस चीज़ को सोच पा रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से एक असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलती है सम चिल्ड्रन हैव कैरेक्टरिस्टिक्स दैट रिजेंबल देयर पेरेंट व्हाइल अदर्स आर मार्केडली डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट, कुछ बच्चों में ऐसी विशेषताएं होती हैं जो उनके माता पिता से मिलती जुलती हैं, जबकि अन्य बच्चे अपने माता पिता से स्पष्ट रूप से अलग होते हैं। तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल होता है कि कुछ बच्चे बिल्कुल अपने माता पिता के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ होते हैं, कुछ बिल्कुल अलग होते हैं, तो ऐसा होता है, ये हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का पार्ट रहता है, तो हाँ ऐसा हो सकता है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक है असर्शन की। अब रीजन देख लेते हैं। वर्किंग आउट हाउ मच ऑफ एनी कैरेक्टरिस्टिक्स इज ड्यू टू नेचर और जीन्स एंड हाउ मच इज ड्यू टू नर्चर और एनवायरनमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स इशू, यानी कि किसी विशेषता में प्रकृति या जीन का कितना योगदान है, पालन और पोषण या वातावरण या पर्यावरण का कितना योगदान है, ये निर्धारित करना एक जटिल विषय है कि भाई किसका एनवायरनमेंट का ज़्यादा योगदान है कि हेरिडिटी का ज़्यादा योगदान है, इसको डिटरमाइन करना कहीं ना कहीं अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स इशू है, तो बिल्कुल सही है। ये बहुत मुश्किल होता है ये डिटरमाइन कर पाना कि किसी भी बच्चे की प्रोग्रेस में या फिर डेवलपमेंट में हेरिडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है या फिर इन्वायरमेंट, दोनों ही कहीं ना कहीं प्रोडक्ट होता है। बच्चा जो भी डेवलप होता है वो उसका रीज़न है उसका इन्वायरमेंट और उसकी हेरिडिटी, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अब हम चेक कर लेते हैं क्या ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। तो बच्चे अपने पेरेंट्स से अलग हो सकते हैं या सेम हो सकते हैं, ये कहीं ना कहीं जीन्स और हेरिडिटी या फिर कह सकते हैं एनवायरनमेंट का पार्ट है और दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट, कि डेवलपमेंट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है, ये देख लेते हैं। डेवलपमेंट कैन ऑलवेज बी मेजर्ड प्रिसाइजली, विकास को हमेशा सटीक तौर पर मापा जा सकता है, बिल्कुल नहीं, हम डेवलपमेंट को माप नहीं सकते, बिल्कुल सटीक तो बिल्कुल भी नहीं माप सकते, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी डायरेक्शनल, तो जो विकास है वो बहुआयामी है और बहुदिशात्मक है। सेकंड ऑप्शन जो है कि बहुआयामी है, बिल्कुल मल्टी डायमेंशनल है, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस होती हैं उसकी, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, कई डायमेंशंस हैं, और बहुदिशात्मक भी है क्योंकि इसमें जो डेवलपमेंट है वो एक सिफेलोकॉर्डल यानी कि हेड टू टो भी होता है, और नेक्स्ट है प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी कि सेंटर टू पेरिफेरी की तरफ भी चलता है, तो इसका मल्टी डायरेक्शनल भी है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन कैन बी प्रेडिक्टेड
वेरी एक्यूरेटली, कि हम बच्चों के जो डेवलपमेंट है उसको हम अनुमान लगा सकते हैं, बिल्कुल सटीक नहीं लगा सकते। हम सटीक नहीं लगा सकते, हाँ थोड़ा अजम्पशंस लगा सकते हैं कि भाई बच्चा अब इतने टाइम पे अगर अब बोल पा रहा है तो इस टाइम पर ये कर पाएगा, कुछ कुछ हम प्रिज्यूम कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली एक्यूरेट हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट ऑप्शन है डेवलपमेंट इज अ सिंपल एंड यूनिटरी प्रोसेस। नहीं, एक सरल नहीं है बल्कि एक कॉम्प्लेक्स है। हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है, इसको समझना अपने आप में एक बड़ा टास्क है, और इतना कॉम्प्लेक्स है कि इस पे स्टडी अभी भी चली रही है, होती रहती है। ये एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। तो ऑप्शन बेस्ट क्या है? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द एबिलिटी ऑफ कॉम्प्रीहेंड एंड स्पीक डिपेंड्स ऑन द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द माउथ एंड ब्रेन। एक स्टेटमेंट कह रही है कि समझने व बोलने की क्षमता मुंह और मस्तिष्क के शारीरिक विकास पर निर्भर करती है। स्टेटमेंट सही है कि अगर माउथ और ब्रेन का डेवलपमेंट ही अच्छे से नहीं होगा तो कहीं ना कहीं ब्रेन भी वर्क नहीं कर पाएगा और बोलने की क्षमता भी अफेक्टेड होगी। नेक्स्ट है रीजन, इमोशनल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू फिजिकल ग्रोथ। तो रीजन भी कहीं ना कहीं सही है, स्टेटमेंट ये भी सही है। अब हम चेक कर लेते हैं क्या ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो जब दोनों स्टेटमेंट सही है तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो अपने आप में गलत हो गए। थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन के लिए हम एक बार इनके कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं ये चेक कर लेते हैं। कि ये कह रहा है कि फिजिकल डेवलपमेंट मतलब माउथ और ब्रेन का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है कॉम्प्रीहेंड करने में और बोलने में, इसकी एबिलिटी में। और दूसरी स्टेटमेंट कहती है, रीजन क्या कहता है कि इमोशनल डेवलपमेंट फिजिकल ग्रोथ से रिलेटेड है। तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे कि फिजिकल डेवलपमेंट, क्योंकि ऊपर वाली स्टेटमेंट में फिजिकल डेवलपमेंट की बात हो रही है और नीचे इमोशनल की, तो ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट तो दोनों सही है लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन 4 के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। मोस्ट चिल्ड्रन कैन स्पीक 5-6 कोहेरेंट सेंटेंस एट। अधिकांश बच्चे 5 से 6 सुसंगत वाक्य कब बोल सकते हैं? 5 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में, 1 साल की उम्र में या 3 साल की उम्र में? तो 5 साल की उम्र का जो बच्चा होता है वो अच्छे तरीके से सेंटेंसेस को, यानी कि बेसिकली यहाँ पर बच्चे की लैंग्वेज काफ़ी अच्छी डेवलप हो चुकी होती है, तो ये तो मैक्सिमम एज हो सकती है। नेक्स्ट 7 ईयर्स, यहाँ पर जो बच्चा है वो काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन कर पाता है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। 1 साल का बच्चा छोटे छोटे वर्ड्स, कुछ लिमिटेड ही वर्ड्स बोल पाता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 3 साल का बच्चा 5 से 6 सेंटेंसेस बोल पाता है आराम से, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ये वाली फोर्थ ऑप्शन को रिफ्लेक्ट करती है। तो 3 साल का बच्चा 5 से 6 सेंटेंसेस को बोल पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। एज पर लेव वाइगोस्की, चिल्ड्रन ग्रो देयर लैंग्वेज डेवलप फ्रॉम। यानी कि लेव वाइगोस्की के अनुसार जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी भाषा का जो विकास है किस तरह से होता है। सबसे पहला ऑप्शन है साइलेंट स्पीच टू थिंकिंग अलाउड। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो बच्चे हैं वाइगोस्की के हिसाब से जो बच्चा छोटा है वो क्या करेगा, चीज़ों को बोल बोल के तेज से बोलता है, जिसका नाम वो उन्होंने दिया था प्राइवेट स्पीच। यानी कि सबसे पहले बच्चा प्राइवेट स्पीच के थ्रू रहकर बोलता है, वो बोल के चीज़ें कर रहा होता है, हर कुछ भी कर रहा है तो उसमें तेज से बोलता है और तब चीज़ें करता है। धीरे धीरे जब वो एडोलेसेंस एडल्टहुड की तरफ चलता है तो उसकी जो स्पीच होती है वो धीरे धीरे कम और इनर स्पीच में बदल जाती है, यानी कि बच्चा मन में चीज़ें कर रहा है, बात तो करता है लेकिन वो मन में करता है, तो प्राइवेट टू इनर चलता है जो वाइगोस्की के हिसाब से अगर हम बात करें। तो फर्स्ट ऑप्शन है साइलेंट टू थिंकिंग अलाउड, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, उल्टा है बल्कि इसमें। नेक्स्ट ऑप्शन है थिंक आउट लाउड टू इनर स्पीच। यहाँ पर थिंक आउट लाउड का बात कर रहे हैं, टेक्निकल टर्म जो लेव वाइगोस्की ने दिया था वो बात नहीं हो रही है, तो ये ऑप्शन सही है कि बच्चा थिंक आउट लाउड टू इनर स्पीच की मतलब उसमें जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है इनर स्पीच टू एक्सटर्नल स्पीच, नहीं ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन है प्राइवेट स्पीच टू ईगोसेंट्रिक स्पीच। ईगोसेंट्रिक स्पीच वाइगोस्की का नहीं, पियाजे का मतलब पियाजे के अंदर आता है। उसने बात की है कि बच्चे जो अपने आप से बात करते हैं वो ईगोसेंट्रिक स्पीच के अंदर आते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो है सेकंड। अगर थिंक आउट लाउड की जगह पर यहाँ पर प्राइवेट स्पीच होता तो ये ऑप्शन बेस्ट हो जाता, लेकिन उन्होंने टेक्निकल टर्म ना देकर थिंक आउट लाउड लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पियाजे डिस्क्राइब कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज अकरिंग। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को किस प्रकार घटित होने वाला बताया है।
कि उसने कैसे बताया कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है। एज रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एट 8 स्टेज, यहाँ पर बातें नहीं हुई है। जो पियाजे के हिसाब से जो स्टेजेस का मॉडल है वो 4 स्टेजेस में है, तो 8 स्टेजेस की तो बात ही नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन है इन अ कॉन्टिन्यूअस मैनर फ्रॉम बर्थ थ्रू एडल्टहुड, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। पियाजे ने 4 स्टेजेस दी हैं, तो जब भी स्टेजेस की बात होती है तो वहाँ कॉन्टिन्यूअस वर्ड नहीं आएगा, यानी कि पियाजे के हिसाब से कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो स्टेजेस में डिवाइडेड है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इन 4 क्वालिटेटिव डिफरेंट स्टेजेस, यस दिस इज द ऑप्शन, कि 4 स्टेजेस में कॉग्निटिव डेवलपमेंट को उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि इस एज ग्रुप के बच्चे इस तरह से उनका कॉग्निटिव इतना डेवलप होता है और इस एज का इतना, तो डिफरेंट डिफरेंट 4 स्टेजेस में उन्होंने डिवाइड किया है, तो ऑप्शन थर्ड सही है। फोर्थ भी देख लेते हैं, एट 3 प्रोग्रेसिव लेवल, बिल्कुल गलत, ये भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है, पढ़ लेते हैं। रमा वॉज मीन टू हर ब्रदर ताहिर, रमा ने अपने भाई ताहिर के साथ मतलबी तरीके से व्यवहार किया। नेक्स्ट डे ताहिर गॉट सिक, अगले दिन ही क्या हो जाता है, ताहिर बीमार पड़ जाता है। रमा कंक्लूडेड दैट शी मेड हर ब्रदर सिक, उसको ऐसा लगता है कि उसने अपने भाई को बीमार कर दिया। अकॉर्डिंग टू पियाजे विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन रमा, अब पियाजे के हिसाब से कौन सा, मतलब रमा का जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट कौन सी स्टेज में है रमा, तो सबसे पहले है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, यहाँ पर जो बच्चा है कॉन्क्रीट चीज़ों की बात करता है, इसमें सारी चीज़ें कॉन्क्रीटली रहती हैं, तो ये वाला स्टेज भी नहीं होगा। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यहाँ पर मोर एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल थिंकिंग आ जाती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। वो बात कर रही है कहीं ना कहीं कि मैंने ऐसा किया इसकी वजह से मेरा भाई बीमार पड़ गया, तो ये कहीं ना कहीं ईगो सेंट्रिक थॉट को दिखा रहा है। सेंसरी मोटर में बच्चा क्या करता है, सेंसेस के थ्रू सीख रहा है, यहाँ पर ये भी बात नहीं हो रही है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ में रहेगा प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन, अगर आपको यहाँ पर बेसिकली कॉज और इफेक्ट की बात कर रही है जो बच्ची है कि मैंने ऐसा किया इसलिए उसको ऐसा हो गया, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो यानी ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। डैश इज द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन बिकम अवेयर ऑफ देयर जेंडर रोल्स, किस प्रक्रिया के दौरान या थ्रू बच्चे क्या करते हैं अपनी जेंडर भूमिकाओं यानी कि अपने लैंगिक भूमिकाओं के बारे में जागरूक हो पाते हैं, तो उस क्या मतलब इन ऑप्शंस को देख लेते हैं। सबसे पहला जेंडर रिलेटेडनेस, जेंडर रिलेटेडनेस बेसिकली क्या होती है कि इसमें एक बच्चा ये समझ पाता है कि एक पर्टिकुलर जेंडर से सोसाइटी क्या एक्सपेक्टेशंस रखती है, कि लड़कों से क्या एक्सपेक्टेशंस रखती है या लड़की से क्या एक्सपेक्टेशंस रखती है, इसको समझ पाना, इनके जेंडर और उससे एक्सपेक्टेशंस को रिलेट कर पाना, ये फर्स्ट है, तो ये यहाँ पर ऐसी बात नहीं हो रही है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है जेंडर होमोजेनिटी, यहाँ पर क्या है कि हम बात कर रहे हैं कि एक तरह के जेंडर के बच्चों को या पर्सन को एक तरह से ट्रीट करना, एक जेंडर के जो लोग हैं वो एक जैसे होते हैं, तो इसके बारे में बात हो रही है होमोजेनिटी की, तो ऐसा नहीं है यहाँ पर। थर्ड ऑप्शन है जेंडर टाइपिंग, कि यहाँ पर पर्टिकुलर रोल्स या पर्टिकुलर बिहेवियर्स को कंसिडर करना, किसी जेंडर के साथ रिलेट करना, इसके अंदर आ जाता है, यानी कि 26 का ऑप्शन क्या रहेगा, जेंडर टाइपिंग, कि किसी पर्टिकुलर जेंडर के ये पर्टिकुलर रोल्स होते हैं, तो जहाँ पर बच्चा अपने रोल्स को समझ पा रहा है वो ऑप्शन नंबर थर्ड है, जेंडर टाइपिंग होता है उसका मतलब। फोर्थ ऑप्शन है जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी का मतलब है कि इक्वल राइट्स देना या अपॉर्चुनिटीज देना उनके रिगार्डलेस देयर जेंडर, किसी भी जेंडर के हो उनको सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, सेम अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, सेम राइट्स होने चाहिए, इसकी बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी में, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज इज aptly describing the application of Lev Vygotsky concept of scaffolding, कि लेव वाइगोस्की का स्कैफोल्डिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसके बारे में देख लेते हैं। पहला है अ टीचर हैज रिटन आंसर ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड हैज आस्क्ड द स्टूडेंट टू कॉपी द आंसर पैसिवली इन देयर नोटबुक, कि टीचर ने क्या करा, ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चंस लिख दिए, आंसर्स लिख दिए और उनको बोला है कि नोटबुक में आप इसको नोट डाउन करो। लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग स्कैफोल्डिंग नहीं हो रही है। स्कैफोल्डिंग का मतलब है कि मोर नॉलेजेबल अदर जो है आपको सपोर्ट करता है ताकि आप अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकें, तो यहाँ पर वो बात नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है
टीचर हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर हर स्टूडेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन देयर ओन इन अ सेट टाइम ऑफ पीरियड। कि टीचर ने क्या करा, मैंडेटरी कर दिया कि सबको अपने आप से क्वेश्चंस करने हैं सॉल्व, और एक सेट टाइम पीरियड में। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, यहाँ पर स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड नहीं की जा रही है। थर्ड ऑप्शन है टीचर गेव हाफ सॉल्व प्रॉब्लम्स टू अ स्टूडेंट हु वर फाइंडिंग इट डिफिकल्टी टू सॉल्व देम अदरवाइज। कि टीचर ने क्या किया, आधा सॉल्व करके क्वेश्चंस को, सॉल्यूशंस को दे दिया, ताकि जो बच्चों को डिफिकल्टी आ रही थी उसको कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट मिल सके। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है स्कैफोल्डिंग का। फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं। A teacher has strictly prohibited student to have any kind of collaboration and communication with peers। बिल्कुल नहीं, लाइव वाइगॉस्की तो खुद ही कहते हैं कि सोशलाइजेशन हेल्प करती है बच्चे की लर्निंग में, और उनको जितना ज़्यादा हम कोलैबोरेटिवली सिखाएंगे वो उतना अच्छा सीख पाएंगे। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज एन एजुकेशनल फिलॉसफी दैट एम्फसाइजेस ऑन। कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक शैक्षिक, प्रगतिशील शिक्षा एक शैक्षिक दर्शन है जो डैश पर जोर देती है। किस चीज पर जोर देती है? फर्स्ट ऑप्शन है स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग एंड स्ट्रिक्ट करिकुलम गाइडलाइंस। प्रोग्रेसिव एजुकेशन इसकी बात नहीं करती है, बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी की बात करती है। फर्स्ट ऑप्शन इज गलत। नेक्स्ट है कंपटीशन एंड इंडिविजुअल अचीवमेंट। यहाँ पर कंपटीशन और इंडिविजुअल अचीवमेंट की बात हो रही है, जो कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन की फिलॉसफी इस चीज को सपोर्ट नहीं करती है। थर्ड ऑप्शन है स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। बिल्कुल सही है ये ऑप्शन, कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन बच्चों पे केंद्रित होती है, छात्र केंद्रित शिक्षा पे बल देती है और सक्रिय भागीदारी को प्रमोट करती है। ये ऑप्शन सही है। फोर्थ भी देख लेते हैं। रोट मेमोराइजेशन एंड टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन। नहीं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन लर्नर सेंटर होती है, ना कि टीचर सेंटर। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की जब भी हम बात करते हैं वो टीचर सेंटर ना होकर लर्निंग सेंटर्ड होती है, लर्नर सेंटर्ड होती है, और यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन को हमेशा फैसिलिटेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। ये फिर से असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। चिल्ड्रन प्रोग्रेस फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग consequences of act to determine whether they are good or bad to understanding that rules and laws are flexible and can be changed। यानी कि बच्चे मतलब यहाँ से शुरू करते हैं कि वे अच्छे या बुरे की समझ विकसित कर पा रहे हैं, से प्रगति करते हैं कहाँ पर, कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कोहलबर्ग ने प्री कन्वेंशनल स्टेज बात करी है कि प्री कन्वेंशनल से पोस्ट कन्वेंशनल तक जाते हैं बच्चे। कि प्री कन्वेंशनल में बच्चा कि मैं ये करूँगा तो अच्छा लगूंगा, ये करूँगा तो बुरा लगूंगा, ये यहाँ से लेकर वो किस तक पहुँच पाते हैं, किस थॉट पर पहुँच पाते हैं कि रूल्स और लॉज क्या हैं, फ्लेक्सिबल हैं और ये चेंज किए जा सकते हैं, यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज तक पहुँचते हैं। तो ये स्टेटमेंट कैसी है? सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग चिल्ड्रंस मोरल डेवलपमेंट अकर्स इन कॉन्टिन्यूअस मैनर एंड नॉट इन अ डिसकंटिन्यूअस वन। यानी कि अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग के हिसाब से जो भी नैतिक विकास है वो निरंतर होता है, ना कि असतत। यानी कि इसमें डिसकंटिन्यूएशन नहीं आती। पर नहीं, जब कोहलबर्ग ने भी स्टेजेस दी हैं, तो जहाँ पर भी स्टेजेस की बात हो रही है वहाँ पर वो लोग बात नहीं कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट की। तो आप ये की टर्म की तरह ले सकते हैं। जिन साइकोलॉजिस्ट ने या फिर जिन्होंने भी साइकोलॉजी पर काम किया है, अगर उन्होंने स्टेजेस की बात की है तो वहाँ पर कॉन्टिन्यूअस की बात नहीं होगी, क्योंकि स्टेज का मतलब ये है कि आपने उसको डिसकंटिन्यू बता दिया। तो यानी ये रीजन यानी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। जब एक स्टेटमेंट गलत हो जाती है तो हम अपने आप ही हम फर्स्ट ऑप्शन की तरफ चले गए, क्योंकि हमें यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉस्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज गाइडेड बाय। लेव वाइगॉस्की के हिसाब से जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो किसके द्वारा निर्देशित किया जाता है? सबसे पहला है असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन दैट चेंज स्कीमास। सिंपल, आप सभी को पता है कि असिमिलेशन और अकोमोडेशन की जो बात करी है वो पियाजे ने की है। तो ये ऑप्शन अपने आप गलत हो गया। लेव वाइगॉस्की की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। नेक्स्ट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ये किसकी बात कर रहे हैं? BF स्किनर की बात कर रहे हैं कि वाइगॉस्की ने रीइंफोर्समेंट की बात नहीं करी है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। इसकी बात किसने की थी? BF स्किनर ने। थर्ड ऑप्शन है लैंग्वेज इज इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट स्पीच। लेव वाइगॉस्की ने लैंग्वेज को प्राइवेट स्पीच के बारे में मतलब कहा है कि उसके जो भाषा है वो निजी वाक्य के रूप में होती है। तो सही है ये। एक बार हम फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं। प्रोसेसेस ऑफ अटेंशन एंड परसेप्शन। हाँ, कहीं ना कहीं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात है, लेकिन स्टिल जो उन्होंने अलग से इसकी अटेंशन और परसेप्शन की बात नहीं करी है, उन्होंने लैंग्वेज की बात की है किसके थ्रू?
प्राइवेट स्पीच के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए हों, आप कीवर्ड समझ पा रहे हों और आप अब बेहतर अटेम्प्ट कर पाएंगे क्वेश्चंस को, ऐसा मैं मानती हूँ। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। इसी तरह से आने वाले दिनों में क्वेश्चन सीरीज आती रहेगी जिसमें हम रोज 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। डिफरेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर वीडियो में लाते रहेंगे। तो आज के लिए थैंक यू। ऐसे ही हमारी वीडियोस को सपोर्ट करते रहें।